So last area is topic that is de-recognition. I-16 says that an asset should be de-recognized when disposal occurs, or if no further economic benefits are expected from the asset's use or disposal. अगर आप एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो आप एसेट को डी-रिकग्नाइज कर देंगे, और या अगर एसेट से कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला, आइदर थ्रू इट्स यूज और थ्रू डिस्पोजल, तब भी हम एसेट को डी-रिकग्नाइज करते हैं। The gain or loss on derecognition of an asset is the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of that item. जो भी assets गेन और लॉस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स और कैरिंग अमाउंट की डिफरेंस के तौर पे कैलकुलेट करते हैं। When a revalued asset is disposed of, any revaluation surplus may be transferred directly to the retained earning, or it may be left in the revaluation surplus within the other component of the equity. यानी अगर एक रीवैल्यूड एसेट को आप डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो अगर उसका कोई रीवैल्यूएशन रिजर्व मौजूद है, तो उसे हम कैसे उसकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे? तो ऑप्शन आई इसने दिया है। नंबर 1 कि आप उसे रीवैल्यूएशन रिजर्व में ही रहने दें, या फिर उसको अदर कंपोनेंट ऑफ द इक्विटी में ट्रांसफर कर दें, यानी आप रिटेन अर्निंग में उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बट इट इज़ एन ऑप्शन। आप चाहें तो उसे रीवैल्यूएशन रिजर्व में भी रहने दे सकते। एक एग्जाम्पल करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि डिस्पोजल की अकाउंटिंग हम किस तरह से करेंगे। A non-current assets originally cost $75,000. Accumulated depreciation is 51,000. एक एसेट जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 75,000 और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो 51,000 है। द एसेट इज नाउ सोल्ड फॉर 18,000। अब हमने जब एसेट को डिस्पोज ऑफ किया है तो उसको हमने $18,000 पर डिस्पोज ऑफ कर दिया। डिस्पोजल कॉस्ट है 500 और सेलिंग कॉस्ट या डिस्पोजल कॉस्ट है वो 500 required. Calculate the gain or loss on disposal of the above assets. Pass the journal entry to record the disposal of to record the gain or loss on disposal. Gain or loss on disposal हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? The cost of the asset is 75,000. Accumulated depreciation is 51,000. तो कैरिंग अमाउंट एसेट की कितनी हो जाएगी? 24,000। और सेल प्रोसीड्स कितनी है? 18,000 इज द वैल्यू ऑफ डिस्पोजल एंड द डिस्पोजल कॉस्ट, यानी सेल करने के लिए जो आपको एडिशन कॉस्ट इनकर करनी पड़ी है वो 500 है। तो नेक्स्ट सेल प्रोसीड्स इज 17,500। So the difference between the carrying amount and net sale proceeds is basically either a gain or a loss. So in our case, the carrying amount is 24,000 and the sale proceeds are 17,500, which is less than the carrying amount. Hence, a loss of 6,500 will be recognized. अकाउंटिंग हम किस तरह से करेंगे इसकी? कि चूंकि अब हम एसेट को डी रिकग्नाइज करने वाले हैं, हमने एसेट को डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो अगर एसेट से रिलेटेड कोई कॉस्ट मौजूद है अकाउंट्स में तो हम उसे भी रिमूव करेंगे। अगर उससे रिलेटेड कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मौजूद है तो उसे भी सबसे पहले रिवर्स करेंगे। मीन्स के एसेट विल बी क्रेडिटेड बाय 75,000 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन विल बी डेबिटेड बाय 51,500। और हमने एसेट कितने का सेल किया है? 17,500 हमें कैश में मिल। तो बैलेंसिंग फिगर है वो है लॉस ऑन डिस्पोजल 6,500। दैट इज हाउ द अकाउंटिंग ऑफ डी रिकग्निशन विल बी डन। अच्छा, अब अगर इस क्वेश्चन में लॉस की जगह पर हमें गेन होता तो हम क्या करते? लॉस तो हमने डिस्पोजल को डेबिट किया है, तो यही गेन होता अगर, तो हम गेन को यहाँ पे क्रेडिट कर। इसी तरह अगर ये एसिड रीवैल्यूड एसिड होता और इसका कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस रीवैल्यूएशन रिजर्व पर मौजूद होता तो हम क्या करते? अकाउंटिंग इसी तरह डिस्पोजल की रिकॉर्डिंग हम इसी तरह करते हैं। जस्ट जो रीवैल्यूएशन रिजर्व है उससे हम डेबिट करते और रिटेन अर्निंग को क्रेडिट कर देते, यानी कि हम उस रीवैल्यूएशन रिजर्व में जो भी अमाउंट मौजूद है उसे ट्रांसफर कर देते रिटेन अर्निंग। और वो भी एक ऑप्शन है, आप चाहे तो करें, ना चाहे तो ना करें।